द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर करने वाले ना बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैथ्स को इतने इंटरेस्टिंगली पढ़ा जा सकता है। इससे पहले क्या करते थे, हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ते थे और उस कंसेप्ट से बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते थे। लेकिन आज हम समझेंगे कि नंबर्स आए कहाँ से। ये सारे टॉपिक्स आज मैं आपको कवर कराऊंगा जो कि मोस्टली टीचर्स नहीं कराते। वो अभी भी पुराने एनसीईआरटी जैसे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा, समझाऊंगा कि सर्वाइवल स्टोरी कैसे है। आप ये समझो कि नंबर्स ना किसी रूम में बैठ के, किसी लैब में बैठ के किसी मैथमेटिशियन ने या फिर किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाए थे। इसका इसका ओरिजिन कहां पर है? आप देखो, जैसे कि मान के चलो कि आज से बहुत सालों पहले मैं एक हर्डर हूं। माने कि मेरे बहुत सारे काउज है मेरे पास और मेरे काउस को मैं चराने लेके जाता हूं। अब मुझे काउंटिंग नहीं पता है कि भाई कितने काउस है, मैं काउंट नहीं कर सकता। तो मैं करता हूं, मैं जितने भी काउस को लेके जाता हूं ना, कितने भी गायों को लेके जाता हूं चराने के लिए, हर गाय के लिए मैं अपने एक पॉट में एक पत्थर डाल देता हूं। ठीक है। अब मुझे वापस जब वो गाय चरने के बाद वापस आ जाती है अपने शेड में, तो मुझे नहीं पता कि कितने काउस थे और सारे के सारे वापस आ गए कि नहीं आ गए। तो इसको जानने के लिए मैं करता हूं, जो पॉट में मैंने पत्थर डाल रखे थे ना, अब हर एक काउ के लिए वो पत्थर मैं निकालता रहूंगा। अगर पॉट के अंदर पत्थर बच जाते हैं तो इसका मतलब कि सारे काउस जो गए थे वो सारे के सारे काउ वापस शेड तक नहीं आए। तो ऐसे ही नेचुरल नंबर्स का स्टार्टिंग एवोल्यूशन यहां से होता है नेचुरल नंबर्स का। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। देखो आगे देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये तो है स्टोरी ऑफ सर्वाइवल। ऐसे लोगों ने नंबर्स को काउंट करना चालू किया। अब यहाँ पे ना हमें 35,000 ईयर्स पहले या 20,000 ईयर्स पहले हमें बहुत सारे सबूत मिले, बोन्स मिले हैं हमें। जैसे 30,000 ईयर्स पहले, 25,000 ईयर्स पहले जो इंसान थे वो केव्स में, गुफाओं में रहते थे। तो हमें ना हड्डियों के कुछ एविडेंसेस मिले। उस हड्डियों पे क्या कर रखा है इंसानों ने। जैसे देखो, अब यहाँ पे जैसे मेरे पास एक हड्डी है, तो एक हड्डी तो हमें जो मिला है ना, बबून का हड्डी मिला है। कहां से मिला है? लेबोम्बो। लेबोम्बो नाम की जगह है आपके साउथ अफ्रीका के पास। साउथ अफ्रीका और स्वाजीलैंड नाम की जगह है। स्विट्जरलैंड नहीं, स्वाजीलैंड अफ्रीका में। उसके बीच में एक जगह है लेबोम्बो। तो लेबोम्बो से हमें एक बोन बरामद हुआ है जो कि 35,000 ईयर्स पहले का है। तो वहां पे मुझे 29 नॉचेस, यानी कि इस पर 29 ऐसे निशान बने हुए मिले हैं। तो ऐसा मानते हैं, हमें तो पता नहीं भाई 30,000 पहले की चीज एक्चुअल में है वो कैसे मालूम है। तो हम मान के चलते हैं कि जो नॉचेस पे जो बने हुए हैं ना, ये मे बी हो सकता है कि ये 29 लूनर साइकिल को, जो आपको पता है ना, एक न्यू मून से अगले न्यू मून तक का जो साइकिल होता है वो 29 डेज का होता है। क्या पता उन्होंने ये मार्क कर रखा हो। क्या पता किसी जो विमेन है, विमेन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो भी 28-29 दिन का चलता है। तो क्या पता मेंस्ट्रुअल साइकिल को उन्होंने मार्क करा हो, हमें नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नंबर्स के बारे में ना ऑब्जर्वेशन, जो ये कहीं लैब में बैठे किसी मैथमेटिशियन ने नहीं किया, ये थ्रू ऑब्जर्वेशन चीजें चलती थी उस टाइम पे। अब देखो, ये तो हो गया लेबाम्बो का, मैंने आपको बता दिया। ऐसे एक इशांगो, इशांगो का बोन मिला। इशांगो पता है कहां पे पड़ता है? इशांगो पड़ता है कॉन्गो में, जहां पे बहुत सारे गोल्ड की खदानें हैं। तो ईशांगो में जो मेरे को बोन का पीस मिला, वहां से बहुत सारे सबूत मिले हमें। तो एक तो जो बोन का पीस मिला ना, उसमें पता क्या हुआ था? उसमें ऐसे एक बोन था और उसके अंदर देखो ऐसे निशान बने हुए हैं, फिर यहाँ पे कुछ निशान बने हुए हैं, फिर यहाँ पे कुछ निशान बने हुए हैं। तो जब हमने काउंट करके देखा इसको, तो ये 11 इन नंबर थे टोटल, टैली मार्क जैसे 11 इन नंबर थे। ये 13 इन नंबर थे, ये 15 इन नंबर थे, ऐसे यहाँ पे। उसके बाद 15 नहीं, सॉरी 17 इन नंबर थे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे 19 इन नंबर थे। एक बात बताओ, अगर आपको मैथ्स थोड़ी बहुत भी आते हैं ना, आप इस पैटर्न को देख के समझ जाओगे कि ये जो है ना 10 से 20 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 11, 13, 17, 19, तो यानी कि आज से 20,000 साल पहले 20,000 BC लोगों को प्राइम नंबर्स के बारे में पता था। और सुनो, यहाँ पे इशांगो जो मैंने लिखा है ना, इशांगो जो कॉन्गो के पास जगह, तो कॉन्गो से जो बोन एक और बरामद हुआ है, वहां पे ना हमने देखा कि बोन्स के ऊपर ना चीजें डबल करी गई है, यानी कि डबलिंग। पहले उन्होंने एक टैली बनाया, फिर दो बनाया, फिर दो का डबल करा 4, फिर 4 का डबल करा 8। तो वहां पे हमें डबलिंग भी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें ना हमें अपने हिस्ट्री से पता चलती है। तो इस बार एनसीईआरटी में इन्होंने ये नया अच्छा किया है कि हमें रटा रटाया नहीं पड़ रहा कि हमने कंसेप्ट पढ़े और सीधा क्वेश्चंस लगा दिया। यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री के थ्रू बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है मैथमेटिक्स को। अब देखो आगे देखो, शून्य की कहानी, जीरो की कहानी। अब देखो, अगर मेरे पास 5 एप्पल है, मानो, बहुत इंटरेस्टिंग है शून्य की कहानी। अगर मेरे पास 5 एप्पल है, मैंने अपने पांचों एप्पल आपको दे दिए, ठीक है, तो मेरे पास कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या कंसेप्ट था? जीरो को नथिंग माना जाता, मतलब कुछ भी नहीं। जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। तो अगर मेरे पास 5 एप्पल है और मैं आपको दे दूं तो आई हैव नथिंग। लेकिन इंडियन कल्चर में जीरो का बहुत बड़ा मतलब है। जो हम शून्य कहते हैं ना, संस्कृत वर्ड शून्यता, समझो, शून्य मतलब
जीरो, शून्यता मतलब जीरोनस, एम्प्टीनेस। अब जो हमारे पतंजलि है जिन्होंने योग सूत्र लिखा है, तो पतंजलि जी ने क्या कहा शून्यता के बारे में, अगर मैं मेडिटेशन करूं या फिर मैं योगा करूं तो एक ऐसा स्टेज आता है ना जब मेरे दिमाग के, अब जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते जाते रहते हैं, बहुत सारे, हमेशा। भाई घर पे क्या बना होगा, कल किससे बात करूंगा, कल अपने स्कूल में जाके क्या गेम खेलूंगा, कुछ ना कुछ, अब ये होमवर्क करना है, वो करना है, बहुत सारी हजारों चीजें चलती रहती है दिमाग के अंदर। लेकिन मेडिटेशन और योगा एक ऐसा स्टेज होता है, एक मेडिटेशन और योगा जब आप करते हो तो एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे आपके माइंड के अंदर जो रिपल्स होते हैं ना, जो ये डिस्टर्बेंसेस होती है, वो सारी की सारी एकदम शांत हो जाती है, यानी कि इक्विलिब्रियम में आ जाते हो। आपका दिमाग एकदम खाली है, अभी कुछ नहीं सोच रहे आप। उस पॉइंट को, जो वॉइडनेस, जो एम्प्टीनेस आप फील करते हो ना, उसी को शून्यता कहते हैं। आप खुद सोच के देखो कितने अच्छे से हमने शून्यता को डिफाइन किया है, यानी कि शून्यता का कुछ ना कुछ मतलब है। और इसे एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे मैं किसी लेक के पास गया, तालाब के पास गया, अगर वो तालाब बहुत क्लीन है, क्लियर है, शांत है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो मैं तालाब के अंदर भी देख पाऊंगा चीजों को। दैट इज शून्यता, दैट इज शून्यता, दैट इज एम्प्टीनेस। और अगर मैंने उसी तालाब के अंदर एक पत्थर डाल दिया तो वहां पे रिपल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो मैंने इक्विलिब्रियम को, उस एम्प्टीनेस को, वो उसको मैंने डिस्टर्ब कर दिया, तो वहां पे वो शून्यता डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखो यहां पे शून्यता की बात मैंने कही। अब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अगर मैं शून्यता की बात करूं तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से हमने जीरो लिखना चालू किया था। जीरो का भी एंसेस्टर है डॉट। जीरो का एंसेस्टर क्या है? डॉट। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता था, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता था, अगर उन्हें कोई नंबर लिखना होता था ना, जैसे मान लो उन्हें लिखना होता था 105, तो वो उन्हें एक एम्प्टी स्पेस छोड़ देते थे 1 और 5 के बीच में, क्योंकि उनको जीरो के बारे में, क्योंकि भाई वो जीरो मतलब कुछ मानते ही नहीं थे। फॉर देम जीरो इज नथिंग। लेकिन हम क्या करते थे ना, हमारे पास एक भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट है। भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर क्या किया गया है कि हमारे जीरो का एक एंसेस्टर जिसको डॉट बोलते हैं, तो हम ना उस जीरो से पहले यहां पे एक डॉट लगा दिया करते थे। तो हमारे पास था, अब डॉट से हम जीरो की तरफ आगे बढ़े। डॉट से जीरो की तरफ कैसे आगे बढ़े? आर्यभट्ट ने सबसे पहले जीरो, हम हमेशा पढ़ते कि आर्यभट्ट जी ने जीरो को इन्वेंट किया। आर्यभट्ट ने बस एक काम किया था, पता है क्या? इसको जीरो लिखा, मतलब जीरो को प्लेस होल्डर, यहां पे लिखा है ना प्लेस होल्डर। आर्यभट्ट जी ने क्या किया, जीरो को एक वैल्यू दी। जीरो को मतलब जीरो को एक प्लेस दिया, जैसे हम बोलते हैं ना वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, तो ऐसे इन प्लेस पे जीरो को उठा के रखने का काम, इस प्लेस पे उठा के रखने का काम इन आर्यभट्ट जी ने किया। अच्छा, बात करते हैं ब्रह्मगुप्त जी की। ब्रह्मगुप्त का भी बहुत बड़ा रोल है। अब रोल ये है कि आर्यभट्ट ने तो जीरो को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक प्लेस वैल्यू दे दी उसको, एक प्लेस होल्डर दे दिया जीरो को। अब यहां पे इस जीरो के साथ साथ क्या मैं कर सकता हूं, लॉस ऑफ जीरोस। अब लॉस ऑफ जीरो का मतलब क्या है? ब्रह्मगुप्त जी ने बोला, ब्रह्मगुप्त जी ने क्या बोला, ब्रह्मगुप्त जी ने बोला अगर मैं किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करता हूं तो मुझे वही नंबर मिलता है, अगर मैं किसी भी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो भी वही नंबर मिलता है, और किसी भी नंबर में अगर मैं जीरो को मल्टीप्लाई करता हूं तो जीरो मिलता है। लेकिन इन्होंने एक और लॉ दिया था जो इनका गलत हो गया था। इन्होंने बोला था अगर मैं किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करता हूं तो मेरे को वापस वही नंबर मिल जाता है। यहां पे ये गलत हो गए थे, और इसको फिर सेंचुरीज के बाद, बहुत सेंचुरीज के बाद इस पे क्लैरिटी मिली थी कि a डिवाइड बाय जीरो इज नॉट a, इट इज नॉट डिफाइंड और इट मींस इंफिनिटी। राइट, किसी भी नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड कहलाता है। राइट, तो ब्रह्मगुप्त जी ने जीरो के साथ एरिथमेटिक ऑपरेशंस करना सिखाया हमें, कि किसी भी नंबर के साथ जीरो को लगाते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, माइनस करते हैं तो क्या होता है, इन्होंने ये बताया हमें। अब आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट ने ना पाई की भी वैल्यू दी थी। इन्होंने क्या करा था, पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी, पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी। इनको खुद पता था कि पाई ना यहां पे खत्म नहीं होता, 3.1416 ऐसा कुछ था, तो पाई की इन्होंने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी। एक्चुअली इनको भी पता था कि पाई पॉइंट के बाद यहां पे खत्म नहीं होता, ये पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो 3.146 इन्होंने अप्रोक्सीमेट किया था बस। तो आर्यभट्ट ने ये दो काम किया, आपको याद होना चाहिए। अब देखो आगे, अब यहां पे क्या है ना, ब्रह्मगुप्त जी ने नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने बोला जैसे जीरो को तो हम समझ गए थे क्या होता है, उन्होंने बोला अगर एक नंबर लाइन पे मैं जीरो को बताऊं, जीरो को बनाने के बाद जीरो का अगर राइट साइड जाऊं ना, इनको मैं बोलता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर जीरो से लेफ्ट साइड में जाऊं ना, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर्स को फॉर्च्यून बोला, फॉर्च्यून यानी कि धन, पैसा जो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव इंटीजर्स को उन्होंने बोला डेप्ट, जिसका मतलब हिंदी में ऋण होता है, ऋण।
ऋण लेना, हम बोलते हैं ना लोन लिया मैंने, तो डेप्ट को ऋण बोला इन्होंने। तो ये ब्रह्मगुप्त जी ने बोला था कि इंटीजर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज समझाता हूं। अगर मैं किसी, अब नेगेटिव नंबर्स ना डेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये मेरे पास 3 रुपए का डेप्ट है मान लो, अगर मैं अपने 3 रुपए के डेप्ट में 5 रुपए का डेप्ट भी ऐड करूं तो क्या होता है, मैंने ऑलरेडी 3 रुपए का लोन ले रखा है और 5 रुपए का और ले लिया, तो टोटल कितने रुपए का लोन हो गया, 8 रुपए का लोन हो गया। तो ये नुकसान है ना मेरे लिए, इसलिए नेगेटिव से आप, इसलिए आप समझो कि जब बीच में प्लस और माइनस होता है इसलिए यहां पे माइनस आता है। समझ रहे हो, यहां पे -3 प्लस और माइनस बीच में माइनस हो गया, तो -3 -5 -8। तो यानी कि डेप्ट को अगर मैं डेप्ट में जोड़ता हूं ना, डेप्ट प्लस डेप्ट इज अ डेप्ट, इज अ डेप्ट। और इन्होंने क्या बोला, अगर मैं डेप्ट में से 0 को माइनस करता हूं तब भी मेरे को डेप्ट ही मिलेगा। अगर मैं फॉर्च्यून में से, फॉर्च्यून मतलब जैसे कि मान लो 4 पॉजिटिव, मेरे पास 4 रुपए है, अगर उस 4 रुपए में से मैं 0 माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे स्टिल फॉर्च्यून, वो सेम ही चीज मिलेगी मुझे वहां पे। तो ये भी इन्होंने बताया। और देखना यहां पे बहुत अच्छी चीज समझाता हूं आपको, -3 इंटू 5, कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा -3 इंटू 5 का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपके पॉकेट में 100 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने क्या करा, ये जो -3 लिखा है ना, ये -3 का लिखने का मतलब ये है कि मैं आपसे, आपके पॉकेट से पैसे निकाल रहा हूं, टेकिंग मनी, टेकिंग मनी, टेकिंग मनी फ्रॉम यू। -3 का मतलब है टेकिंग मनी फ्रॉम यू। ये +5 का मतलब जो लिखा है ना यहां पे, दिस इज मनी विथ यू, मनी विथ यू। तो मैं कर रहा हूं, तुम्हारे पास 100 रुपए है, उस 100 रुपए में से मैं 3 बार 5 रुपए निकाल रहा हूं। पहली बार 5 रुपए निकाला, दूसरी बार 5 रुपए निकाला, तीसरी बार 5 रुपए निकाला। अगर मैं तुम्हारे पॉकेट से 3 बार 5 रुपए निकालूंगा तो तुम्हारे पॉकेट से 15 रुपए निकल गए। अब तुम्हारा वो लॉस है, 15 रुपए माइनस हो गए। लॉस को दिखाने के लिए हम यहां पे आंसर में इसलिए -15 लगाते हैं। आया समझ कि नहीं आया। अब देखो, अगर मैं यहां पे लिख देता -3 इंटू -5, इसका मतलब क्या होता है, मैंने बोला -3 का मतलब ले लेना, टेकिंग मनी, और -5 का मतलब होता है कि आपका डेप्ट है, ये आपका डेप्ट है। जैसे ये आपका फॉर्च्यून है, ये आपका धन है, ये आपका ऋण है, ये डेप्ट है आपका। आपके पास -5 रुपए का डेप्ट था, मैंने क्या करा, मैंने आपसे -5 रुपए का डेप्ट एक बार ले लिया। कितने बार ले रहा हूं, मैंने आपसे -5 रुपए का डेप्ट 2 बार ले लिया, मैंने आपसे -5 रुपए का डेप्ट 3 बार ले लिया। तो मतलब कि अगर मैं आपका डेप्ट आपसे ले रहा हूं, अपने सर पे उठा के रख रहा हूं आपका डेप्ट, तो आपका तो प्रॉफिट है वो चीज। तो इसलिए यहां पे कितने रुपए का प्रॉफिट है, 15 रुपए का। मैं अगर 3 बार आपका 5 रुपए वाला डेप्ट अपने पास ले रहा हूं ना, तो वो 15 रुपए का आपका प्रॉफिट है। तो यहां पे +15 इसलिए आता है। तो ये सारा ना ब्रह्मगुप्त जी ने समझाया था। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब देखो बेस 12 काउंटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक रह गया बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे हम क्या करते हैं, हम ऐसे गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुराने टाइम पे लोग ऐसे नहीं गिनते थे। पुराने टाइम में ना लोग ऐसे, देखो अपने हाथ लो, इस थंब को ना पॉइंटर बना लो, पॉइंटर, और आपके अंगुलियों में ना 3 जॉइंट्स होते हैं, एक यहां होगा, ये ऐसे मुड़ रहा है, एक यहां होगा, एक यहां होगा, 1 2 3 1 2 3 ऐसे। तो इसको ऐसे पॉइंटर यूज करके काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12। तो आज हम जो हर चीज 10 से काउंट करते हैं ना, उस टाइम पे सब कुछ 12 के साथ चलता था। अब 12 ना 10 से भी ज्यादा परफेक्ट था। आप सोच के देखो, क्योंकि 12 10 से ज्यादा परफेक्ट क्यों था, खुद सोच के देखो। कुछ कुछ आपके पास अगर आइडिया है, कोई लॉजिक है, कुछ लगा पा रहे हो कॉमन सेंस। इसलिए क्योंकि 12 के ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर और 12 खुद फैक्टर है। या और 10 के फैक्टर्स क्या है, 2 और 5 ही है। 1 और 10 के अलावा सिर्फ 2 और 5 है 10 का फैक्टर। अब जैसे मान लो इसका एग्जांपल मैं देता हूं, 12 क्यों बेनिफिशियल था। अगर मैं आपसे बोलूं 10 किलो का बोरी लेके आओ और उस 10 किलो के बोरी को 1/3 करो, तो आप बोलोगे सर 10 किलो के बोरी को अगर मैं 1/3 करूंगा तो चीजें पॉइंट में आएंगी, है कि नहीं। या फिर अगर मैं 10 किलो के बोरी का 1/4 भी करता हूं ना, तो भी मेरा आंसर पॉइंट में आएगा। लेकिन वहीं पे 12 का अगर मैं 1/3 करता हूं, 12 kg का अगर कोई बोरी होता मेरे पास, लाइक अ सैक ऑफ ग्रेन मेरे पास होता, और उसका अगर मैं 1/3 करता तो 4 आता। या फिर अगर 1/4 करता मैं, यानी कि मैं अपने 12 किलो के बोरी का 1/4 करता, तो भी 3 आता। तो 12 का फायदा ये था। अब देखो 12 का इतना ज्यादा फायदा आप सोच के देखो कि हमारे एक साल में, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं। एक डजन में 12 अंडे होते हैं।
तो हमने 12 का यूज ना बहुत ज्यादा किया हुआ है। पूरे एक साल में 12 लूनर साइकिल्स होते हैं, ठीक है, तो 12 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम 12 को बहुत अहमियत देते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको ये सारा खत्म कर दिया। आई होप कि आपको इतना सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर की डेंसिटी क्या है, इसका मतलब क्या है। मैं दो रैशनल नंबर लेता हूं, जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूं 1/2 और एक मैं ले लेता हूं 3/4। तो 1/2 और 3/4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे। सर कैसे, आप बताओ। देखो, अगर मैं 1/2 और 3/4 का आधा करता हूं ना, तो कितना हो जाएगा ये, तो 1/2 और 3/4 का आधा करने पे एलसीएम लो 4 आएगा, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 और ये 3 हो जाएगा 5/4। इसका आधा करना है, आधा करूंगा तो 5/8 आएगा। इसका भी आधा करना है ना मुझे, इसके बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए इसको जोड़ के इसका आधा करना होता है, तो बीच वाली वैल्यू हो गई 5/8। अच्छा एक बात बताओ, इसके और इसके बीच में 5/8 है, तो क्या मैं अब इसके और इसके बीच का नंबर नहीं निकाल सकता? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, इसके बीच में भी ऐसे इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये वाला नंबर निकल जाएगा। इसके और इसके बीच का नंबर भी निकाल सकता हूं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये निकल जाएगा। अच्छा अब मैं इसके और इसके बीच का भी नंबर निकाल सकता हूं ना, जो जोड़ के आधा करूंगा तो इसके इसके बीच का भी निकाल सकता हूं, इसके इसके बीच का भी निकाल सकता हूं, इसके ऐसे मैं इनफिनाइट बार कर सकता हूं भाई। तो यानी कि रैशनल नंबर्स ना बहुत डेंस होते हैं, यानी कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे समझाने के बाद ना एनसीईआरटी आपका जो गणित मंजीरा है, मंजारी है सॉरी, अच्छा गणित मंजारी का मतलब किन किन को पता है? आधे लोगों को तो गणित मंजारी का मतलब नहीं पता। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। गणित, गणा मींस संस्कृत में कैलकुलेशन होता है, और मंजारी, मंजारी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल आइडियाज। क्या नाम डाला है, बहुत बढ़िया नाम डाला है वाकई में। तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें होंगी ना, इसको ये दर्शाती है कि रैशनल नंबर्स ना बहुत डेंसर होती है। अब ये भी खत्म कर दिया हमने, ये सारा मैंने खत्म करा दिया। अब आपका आ गया रैशनल नंबर डेंसिटी, खत्म हो गया था। साइक्लिक ट्रिक, साइक्लिक ट्रिक अभी करे, रैशनल नंबर्स को समझाने की बात करें, साइक्लिक ट्रिक अभी कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर लिया 1/7, तो जब आप इसको लिखोगे ना 1/7 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.142857। इसके बाद ये 142857 रिपीट करता जाएगा, बार 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 ऐसे रिपीट करता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रिपीटेशन को इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, हम जो पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, उस पैटर्न के ऊपर एक बार लगा देते हैं, ऐसे बार बार लगा देते हैं। अब आप देखना यहां पे जो पॉइंट के बाद 142857 लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहां पे 142857 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं, 5 से मल्टीप्लाई करूं और 6 से मल्टीप्लाई करूं, तो यहां ना, यहां आप ऑब्जर्व करोगे इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने में मेरे को 285714 मिला। ध्यान से देखना, मेरा नंबर क्या था 142857। डिजिट्स देखो 142857। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, मेरे डिजिट्स चेंज नहीं हुए, बस डिजिट्स इधर उधर हुए। आप देखो 285714। अब जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, तो जो मेरा आंसर आ रहा है उसके डिजिट्स देखो, डिजिट्स इधर उधर हुए हैं बस, और कुछ नहीं हुआ। नंबर्स कोई अलग नंबर नहीं लिखा हुआ मैंने, डिजिट्स चेंज हुए हैं बस। देखो डिजिट्स कैसे इधर उधर हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं। अब देखो यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करा तो 42857 और 1 बाद में आ गया। जब 4 से गया तो 57, फिर 1428 आ गया। फिर जब मैंने 6 से गया तो 857 142, 857 भी हो गया, 857 142। तो इसको ना, इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक पैटर्न। ये सब में ऑब्जर्व नहीं किया जाता, जैसे 1/7 में किया जाता है, और पता है किस में किया जाता है, 1/17 में किया जाएगा, और किस में किया जाएगा 1/19 में किया जाएगा। चाहे तो करके देख लो, पता चल जाएगा। अब जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होता ना, सर किसी भी नंबर तक मल्टीप्लाई करते रहे, बार बार साइक्लिक पैटर्न रिपीट होगा नहीं। यहाँ नीचे 7 लिखा है ना, तो इससे एक नंबर कम 6 तक आप करोगे तो यहाँ पे आपको साइक्लिक पैटर्न मिलेगा। इस केस में आपको 1 से लेके 16 तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, नीचे वाले डिनोमिनेटर से एक कम। यहाँ पे ऐसे जो यहाँ पे 1 से 6 तक करा हुआ ना, वैसे यहाँ पे आप 1 से 18 तक कर सकते हो। ठीक है, तो ये साइक्लिक ट्रिक है, बेसिकली कुछ भी नहीं, आपको बस पता होना चाहिए। इससे बेस्ट क्वेश्चंस आ गए तो बहुत इजीली कर पाओगे आप। अब हमारे पास है, ये बहुत अच्छी कहानी है भाई, बहुत अच्छी कहानी है, इरेशनल नंबर्स, हिपैसिस वर्सेस पाइथागोरियंस। हिपैसिस क्या बोलते हैं, हिपैसिस, तो मैं तो हिपैसिस बोलूंगा। तो ये कहानी बहुत अच्छी है। कहानी कुछ ऐसा है कि पाइथागोरस ना, और पाइथागोरस के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, कट्टर फॉलोअर्स भाई। पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स थे वो ये मानते थे, और पाइथागोरस भी ये मानता था कि दुनिया में जितनी भी चीजें है ना, जितनी भी चीजें, हर चीज को मैं होल नंबर्स के रेशियो में लिख सकता हूं।
होल नंबर्स का रेशियो मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मेरे पास दो पॉइंट है, लेट्स से मेरे पास दो पॉइंट है, ये रहा एक पॉइंट और ये रहा एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होना है, जैसे मैं 6 ले रहा हूं, 6 मीटर्स। 6 मीटर्स भी एक रैशनल नंबर है ना, बिकॉज आई कैन राइट दिस 6 इन द फॉर्म ऑफ 6/1। तो 6 भी होल नंबर, 1 भी होल नंबर है। तो इस दुनिया की हर चीज को मैं होल नंबर के रेशियो में लिख सकता हूं, ऐसा उनका कहना था। किनका? पाइथागोरस और पाइथागोरस के फॉलोअर्स का। लेकिन इस चीज को गलत प्रूव कर दिया किसने? हिपैसिस ने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव करा? तो हिपैसिस ने क्या करा, हिपैसिस ने बोला यार अगर मैं 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लेता हूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर साइड वाला, एक 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 एक, और इस स्क्वायर के डायगोनल का मेजरमेंट निकालता हूं ना, तो डायगोनल का मेजरमेंट ना √2 के बराबर है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं जिसमें बेस 1 है और परपेंडिकुलर 1 है, तो जो मेरा हाइपोटेन्यूज आएगा वो क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √2। तो हिपैसिस ने बोला कि ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में, यानी कि होल नंबर रेशियो में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन पाइथागोरस ये क्या बोलते हैं, पाइथागोरस और पाइथागोरियंस उनके फॉलोअर्स मानने को तैयार नहीं। अब हिपैसिस को भाई जिद्दी आदमी था, मैथमेटिशियन था, इसने बोला कि तुम मत मानो, मैं इस चीज को ना प्रूव करके दिखाऊंगा। तो बंदे ने √2 इरेशनल होता है प्रूव करके दिखा दिया। अब प्रूव करके दिखा दिया तो पाइथागोरस ने बोला ठीक है भाई, तुमने प्रूव करके दिखा दिया, तुम ये चीज ना सीक्रेट रखो, क्योंकि अभी हमारी इज्जत बहुत ज्यादा है। हमने पूरी दुनिया में ये बोल रखा है कि हर चीज को दो होल नंबर के रेशियो में दिखा सकते हैं। अगर तुम ऐसा बोल दोगे कि हर चीज को नहीं दिखा सकते हैं तो वो तो हमारे पे लांछन है। तो बंदे ने ये चीज आउट कर दी, सोसाइटी में बता दिया कि नहीं भाई, इरेशनल नंबर्स भी नाम में कुछ चीज होते हैं जिनको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इससे चिढ़ मच गई पाइथागोरियंस को। इनको बिठाया बोट पे, समुद्र के बीच में ले गए, उठा के समुद्र में डाल दिया। सोच के देखो, हाँ, ये लेवल का क्रेजीनेस हुआ करता था। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि √2 को कैसे हिपैसिस ने इरेशनल प्रूव किया। √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हिपैसिस ने एक तरीका ढूंढा जिसको बोलते हैं प्रूविंग बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है? अब हिपैसिस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि √2 ना इरेशनल होता है, लेकिन उसने बोला एक काम करते हैं, तुम लोग कह रहे हो ना कि दुनिया में सारी चीजें रैशनल नंबर होती हैं, तो एक काम करते हैं, √2 को मान के चलते कि रैशनल नंबर है। लो भाई तुम भी खुश हो जाओ, मान के चलोगे रैशनल नंबर है, लेकिन अंत में मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि भाई नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं होता। देखो कैसे, लेट √2 इज इक्वल टू p/q। मान लेते हैं कि √2 p/q है, जहां पे वेयर p एंड q, वेयर p, q आर को प्राइम नंबर्स। अब आप लोग बोलोगे सर बचपन में पढ़ा था को प्राइम नंबर्स, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा दो। देखो को प्राइम नंबर्स क्या होता है? अगर दो नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होना तो उसको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको लिख दूंगा ना 4/6 और मैंने यहां पे लिख दिया 2/3, अब देखो ये दोनों नंबर ना को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 और 6 के बीच में एक कॉमन फैक्टर होता है 2। 1 के अलावा कौन सा कॉमन फैक्टर? 2। तो अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई भी नंबर है ना तो उसको को प्राइम नंबर नहीं बोलते। अब 2 और 3 को देखो, 2, 3 जो होता है वो को प्राइम होता है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है। इसको मैं और छोटा करके काट नहीं सकता हूं, तो इसलिए मैं इसको को प्राइम नंबर बोलूंगा। तो ऐसे ही √2 को मैंने p/q लिख दिया, जहां पे p और q को और फर्दर आप काट नहीं सकते हो। अब देखो यहां पे, अब करने दिया फर्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। अब जब √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा p² अपॉन में q²। को वहां ले जाओ तो 2q² इज इक्वल टू p²। अब मैं बोल सकता हूं ना कि जो मेरा p² है, आप देखो p² जो है वो एक 2 का मल्टीपल है। अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब वो नंबर इवन नंबर है। 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, ये सारे इवन नंबर है क्योंकि वो सारे 2 के मल्टीपल है। तो p² हियर, p² इज एन इवन नंबर। क्यों? बिकॉज मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि ये एक मल्टीपल ऑफ 2 है। अच्छा, अगर कोई भी स्क्वायर, अब एक याद रखो, एक रूल याद रखना है, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। देखो अगर 2 का स्क्वायर इवन है
टू स्क्वायर क्या है, इवन है। कैसे पता हमें, 4 होता है, टू स्क्वायर इवन है, हमें पता है। तो इसका मतलब जिस नंबर का आपने स्क्वायर किया होगा ना वो भी इवन होगा। तो इसका कहने का मतलब है, जैसे आप देखो, अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है, 16 आता है। 16 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है, 256 आता है। तो मतलब इवन, अगर मैंने किसी नंबर का स्क्वायर किया और आंसर मेरा इवन आ रहा है, तो मतलब जिसका मैंने स्क्वायर किया वो नंबर भी इवन होगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि हेंस p is also an even number। मतलब कि p ना, p से मल्टीपल ऑफ 2। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, p से मल्टीपल ऑफ 2। तो p 2 का एक मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 2। तो p क्या है, एक 2 का मल्टीपल है। तो आई कैन राइट p एस p इज इक्वल टू 2k। अगर p 2 का मल्टीपल है तो मैंने लिखा p इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम नंबर, कोई भी नंबर, k इज एनी नंबर, k इज एनी नंबर, कोई नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा है, बट एक इवन नंबर, p एक इवन नंबर है, ये दिखाने के लिए p इज इक्वल टू 2k कर दिया मैंने। अब p इज इक्वल टू 2k को उठा के मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन 1 है, इसको हमें सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू 2k इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं इसको उठा के इसमें डालूंगा तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर मतलब 2k का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। 2 से 4 कटा तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर आ गया। तो यहां पे देखो सेम प्रॉपर्टी जो p स्क्वायर के लिए लगाई थी मैंने, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर q स्क्वायर इवन है, इज इवन, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं q इज आल्सो इवन, q इज आल्सो इवन। तो मेरे को यहां से पता चला q भी इवन है। अब देखो ऊपर मैंने बोला p भी इवन है, p भी इवन है, q भी इवन है। हियर p कॉमा q बोथ आर इवन नंबर्स, बोथ आर even numbers, that is we have a common factor 2, we have a common factor 2, but this wrongs our assumption। हमने लेकिन क्या assume किया था, हमने ये assume किया था कि p and q are co-prime numbers, यानी कि इसके 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, ये एज्यूम किया था। लेकिन एंड में करते 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 ये पता चला कि 1 के अलावा 2 भी इसके कॉमन फैक्टर है। सो आई कैन से दैट हेंस जो हम मान के चल रहे हैं ना कि √2 रैशनल होगा, √2 इज नॉट रैशनल, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप √3 के साथ भी एग्जैक्टली सेम कर सकते हो। यहां पे जैसे यहाँ पे 2 के जगह पे जब आप 3 के साथ करोगे ना तो ये 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम ही कंसेप्ट लगेगा, आप ट्राई करके देखना, नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं वो भी कराऊंगा आपको। अब देखो हमारा ना लास्ट टॉपिक बचा है माधवास इनफाइनाइट सीरीज, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो माधवा ने क्या किया, माधवा वैसे मलयाली ही वैसे मल्लू, केरला से बिलोंग करते थे। इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ना केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स को फाउंड किया गया। अब इस बंदे ने क्या किया है, सवाल ये है, इन्होंने एक इनफाइनाइट सीरीज बोले। इन्होंने बोला कि जो पाई है ना, पाई को ना आई कैन राइट पाई एज द सम ऑफ इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। बहुत सारे रैशनल नंबर्स को मैं जोड़ता हूं ना, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स को मैं जोड़ता हूं ना, तब जाके मेरे को पाई मिलता है। तो इस फॉर्म को बनाने वाले माधवा जी थे। माधवा जी कहां से थे, केरला से थे। अब देखो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मैं एक काम कर लेता हूं कि 1 लेता हूं सबसे पहले। उन्होंने बोला लेकिन 1 तो बहुत बड़ा हो गया, तो एक काम करते हैं थोड़ा छोटा करते हैं, तो इसको अब मैं -1/3 करता हूं। इन्होंने बोला कुछ ज्यादा छोटा हो गया, अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं, बड़ा करते हैं। तो उन्होंने बोला चलो 1 + 1/5 करते हैं। इन्होंने बोला ओरे रे बाबा ज्यादा बड़ा हो गया, अब थोड़ा सा और कम करते हैं, तो -1/7 करा। ऐसे करते 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 इनफाइनाइट नंबर्स करते 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 इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि मेरे को ऐसे करने पे π/4 की वैल्यू मिल जाती है। क्या मिल जाती है, π/4 की वैल्यू। यानी कि पाई निकालने के लिए आपको सिंपली 4 इंटू ये चीज करनी पड़ेगी, ये चीज करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज माधवास इनफाइनाइट सीरीज। लेकिन आपको एक मजे की बात बताता हूं, यहां पे जो लेबनिज है ना, इसको लेबनिज सीरीज बोला गया बहुत टाइम तक, जब तक इंटरनेट वगैरह नहीं आया, लोगों को पता नहीं चला, तब तक इसको लेबनिज सीरीज बोला गया था। क्यों बोला गया था, क्योंकि माधवा ने जब तक ये बताया ना, माधवा के बताने के 300 साल बाद जाके लेबनिज ने भी कॉपी मार के यही सेम चीज बताई। और आपको पता है कि कोलोनियलिज्म, यूरोपियंस क्या थे, सब कुछ अपने नाम पे करते थे और हमें तो कुछ मानते ही नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि ये लेबनिज सीरीज है। लेकिन बाद में जाके यूरोपियंस को पता चला कि ये तो भैया पहले से काम हो रखा है कहीं और इंडिया में,
माधवा जी ने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है अपने बुक में। तो इसलिए इसका नाम अभी ना माधवास लेबनिज सीरीज है इसका नाम। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके सॉल्यूशन, इस चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।